हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट जिसका पहला चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। और इस चैप्टर के अंदर आज अपन चर्चा करेंगे रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसका मापन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार के उपकरण से किया जाता है। तो आइए अपन इस वीडियो के अंदर इसको जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, रक्तचाप को सरलतम तरीके से जानने के लिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, इस डायग्राम के अंदर मैंने एक मानव शरीर लिया है और इसी शरीर के मैंने दो अंग बाहर किए हैं। एक तो है हृदय और दूसरा किया है मैंने फेफड़े। हृदय जो होता है इसको आपको पता है इसके 4 कोष्ठ होते हैं। ये ऊपर वाले दोनों ही कोष्ठ आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले दोनों ही कोष्ठ हैं जो वो नीले कहलाते हैं। इस हृदय का मुख्य कार्य शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेट करना है। इस हृदय के जो इधर वाला जो पार्ट है वो राइट पार्ट है और इधर वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट है। यानी मैं कह सकता हूँ इधर वाला जो है वो दायां आलिंद है और नीचे वाला दायां नील है। इधर वाला ऊपर वाला दायां बायां आलिंद और नीचे वाला बायां नील है। इन फेफड़ों का मुख्य कार्य है गैसों का परिवहन करना, यानी ये ऑक्सीजन को अंदर आने देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। चलो अब इसकी थोड़ी सी कार्यप्रणाली समझते हैं। ये जो मानव शरीर है यहाँ पर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की जो उपापचय क्रियाएं होती हैं। उपापचय क्रिया क्या होती हैं, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के फलस्वरूप जो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है वो ग्लूकोज और हमारे श्वसन के द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके ऊर्जा बनाते हैं। इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। ये जो उपापचय क्रिया होती है, इस उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के अंदर आ जाती है। और ये जो ब्लड होता है ये अशुद्ध रुधिर कहलाता है। क्या कहलाता है? अशुद्ध रुधिर। ये रुधिर कैसा कहलाएगा? अशुद्ध रुधिर। अब ये जो अशुद्ध रुधिर होता है ये विभिन्न शिराओं के द्वारा एक महाशिरा के अंदर खुलता है। और महाशिरा कहाँ पर खुलती है? ये जो हमारा इधर वाला जो दायां आलिंद है, राइट वाला पार्ट, इस दायां आलिंद के अंदर क्या करती है, खुलती है। दायां आलिंद वाले पार्ट से फिर ब्लड क्या होता है कि जैसे ही दायां आलिंद में संकुचन होता है तो वो ब्लड क्या होता है, बाएं आलिंद में आ जाता है। और बाएं आलिंद से फिर ये अशुद्ध रुधिर, यहाँ से कौन सा रुधिर बह रहा है, अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में आता है। फेफड़ों में आते ही ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये फेफड़ों से होकर के क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती हैं और हम ऑक्सीजन क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ये क्या होती है कि फुफ्फुसी शिरा, ये कौन सी है, फुफ्फुसी शिरा। फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से रुधिर कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट जो आलिंद वाला पार्ट है उसके अंदर, यानी बाएं आलिंद में आ जाता है। बाएं आलिंद जब सर्कुलेट होता है तो वो रुधिर कहाँ पर आ जाता है, बाएं नीले के अंदर। और बाएं नीले जब संकुचित होता है तो वो रुधिर कहाँ चला जाता है, महाधमनी। ये जो धमनी है ये कौन सी है, मैंने जो रेड से नोटेड की है वो कौन सी है, महाधमनी। और ये धमनियाँ फिर क्या होती हैं, आगे जाकर के कई भागों में खुलती है। महाधमनी से पूरे शरीर में रुधिर चला जाता है। तो जो ये रेड वाला पार्ट है वो मैंने बनाया है शुद्ध रुधिर के लिए, यानी ये तो है शुद्ध रुधिर। और ये वाला जो पार्ट बनाया है मैंने किसके लिए है, अशुद्ध रुधिर। तो अशुद्ध रुधिर का स्रोत कौन सा है, ये महाशिरा से दायां आलिंद, दायां नीले और फिर फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी, ये देखो ध्यान रखना, इसको कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी बच्चों। इसकी कार्यप्रणाली हम किसी और वीडियो के अंदर और समझेंगे कि फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र शरीर की ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है, वो कौन सी है, फुफ्फुसीय धमनी। और यहाँ से फेफड़ों में जाता है जहाँ से गैसों का आदान प्रदान हो जाता है और वापस फुफ्फुसीय शिरा, एकमात्र ऐसी शिरा जिसके अंदर शुद्ध रुधिर बहता है। बाकी सभी शिराओं के अंदर कैसा, अशुद्ध रुधिर बहता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि शिराएं, इसको धमनी भी नाम दे सकते थे, इसको क्या शिरा भी नाम दे सकते हैं, फुफ्फुसी शिरा नाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वास्तव में शिरा और धमनी की परिभाषा क्या है कि जो रुधिर शरीर हृदय से जो रुधिर बाहर निकलता है, हृदय से रुधिर जो बाहर निकलता है वो हमेशा धमनियों में निकलता है। किस में निकलता है, धमनियों में। और रुधिर जो हृदय के अंदर आता है वो हमेशा शिराओं के माध्यम से आता है। तो इधर वाली शिरा के माध्यम से शुद्ध रुधिर आ रहा है और इधर वाली सभी शिराओं के माध्यम से क्या आ रहा है, अशुद्ध रुधिर आ रहा है। और हृदय से बाहर निकलने वाली जितनी भी नलिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं। तो हृदय से इधर भी निकल रही है वो महाधमनी निकल रही है, और इधर जो धमनी निकल रही है वो कौन सी निकल रही है, महाशिरा निकल रही है। ठीक है। अब क्या होता है कि हमेशा आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई शुद्ध रुधिर कौन से पार्ट में बहता है, तो बाएं आलिंद और बाएं नीले में। और अशुद्ध रुधिर किधर बहता है, दाएं आलिंद और दाएं नीले के अंदर। अब क्या होता है कि जो बाएं आलिंद और बाएं नीले होता है जब ये संकुचित होते हैं,
ये क्या होता है, हृदय, ये दोनों ही पंप एक साथ में होता है, दोनों आलिंद एक साथ में संकुचित होते हैं, फिर दोनों ही नीले क्या होते हैं, एक साथ में संकुचित होते हैं। जैसे ही दोनों नीले संकुचित होते हैं, इधर वाला ब्लड इधर चला जाता है और इधर वाले नीले का जो ब्लड है वो किधर चला जाता है, इस दिशा में चला जाता है। अब क्या होता है कि जो ये महाधमनी है, ये वाला कौन सा पार्ट है, महाधमनी, इसको मैं यहाँ पर क्या किया है, मैंने तीर के निशान के द्वारा इधर लेके आ गया हूँ। अब जैसे ही हृदय पंप करेगा तो पंप करने के फलस्वरूप इस धमनी के ऊपर क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा दबाव लगेगा। हृदय जो होता है ये, इसकी पंपिंग होती है, पंपिंग होने के बाद में एक इन धमनियों की दीवारों पर बहुत अधिक मात्रा में दाब लगता है। वो उसी प्रकार से लगता है जैसे आप एक पाइप के अंदर आप पीछे से मोटर स्टार्ट करते हैं और पाइप के ऊपर उसकी, पाइप के रबड़ की दीवार के ऊपर जो दबाव लगता है, वैसा का वैसा दबाव अपनी धमनियों के ऊपर भी लगता है। धमनियाँ होती हैं अपने शरीर के लगभग अधिकांश अंदरूनी भागों में होती हैं, ये बाहर ही अपन इसको देख नहीं सकते हैं। कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे कि अपनी कलाई है या गले गले वाला पार्ट है, वहाँ पर इन धमनियों की धड़कन को अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बाकी जो अपने हाथ के ऊपर हल्के नीले रंग की जो दिखाई देती है वो सारी वेंस सिराएँ हैं, क्या है, सिराएँ, जिसके ऊपर इतना दबाव नहीं रहता है, जबकि धमनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, दबाव रहता है। इसलिए ये शरीर के लगभग अधिकांश अंदरूनी भागों में अधिक रहती हैं। तो जब ये जो दाब लगता है, जब हृदय, जब इसका निलय जब संकुचित होगा और संकुचित होने के फलस्वरूप जो रुधिर है इन नलिकाओं के अंदर आएगा, तो नलिकाओं के द्वारा इसकी दीवारों पर जो दाब लगेगा, उसी दाब को क्या कहते हैं, रक्त दाब या फिर ब्लड प्रेशर, रक्त दाब या ब्लड प्रेशर। रक्त दाब, रक्तचाप या फिर ब्लड प्रेशर, है ना। इसकी जो फेज होती हैं ये दो फेज में होता है। एक तो होती है सिस्टोलिक दाब और एक होता है डायस्टोलिक दाब। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अपन जानने का प्रयास करते हैं। वापस अपन इस हार्ट पे आते हैं। ये जो हृदय है इसके मैंने बताया आपको 4 कोष्ठ हैं, ऊपर वाले दोनों आलिंद हैं और नीचे वाले दोनों ही क्या हैं, नीले हैं। और जैसे ही सबसे पहले क्या होता है कि दोनों ही आलिंद संकुचित होते हैं। क्या होता है, दोनों आलिंद संकुचित होते हैं। जैसे ही दोनों आलिंद संकुचित होंगे तो ब्लड किस में आ जाएगा, दोनों नीले में आ जाएगा। और नीले में आने के बाद में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आलिंद और नीले के बीच में कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। तो जैसे ही ब्लड दोनों ही नीले के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर इन कपाट के ऊपर एक प्रेशर लगेगा, यानी कि कपाट तुरंत क्या हो जाएंगे, बंद होंगे। और जैसे ही वो कपाट बंद होंगे तो एक आवाज़ आएगी जिसको बोलते हैं लब। क्या बोलते हैं, लब की आवाज़। अब क्या हुआ कि दोनों आलिंद संकुचित हो गए और नीले के अंदर क्या आ गया है, ब्लड आ गया है और लब की आवाज़ आ गई है। इसके बाद में तुरंत ही क्या होगा, ये बहुत ही सेकंड के बहुत कम पार्ट के अंदर होता है। तो इसके बाद में ये दोनों ही नीले क्या होते हैं, संकुचित होते हैं। अब जैसे ही दोनों नीले संकुचित होंगे तो आवाज़ आती है, दोनों नीले संकुचित होते हैं तो क्या होगा, ब्लड ऊपर तो नहीं जा सकता क्योंकि इधर कपाट लगे हुए हैं, तो इधर वाला ब्लड तो आ जाएगा महाधमनी के अंदर और इधर वाला ब्लड आ जाएगा फुफ्फुसी धमनी के अंदर। जैसे ही इधर आएगा तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ वाले कपाट भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और ये जब कपाट बंद होते हैं तो एक आवाज़ आती है डब। क्या आवाज़ आती है, डब। तो मैंने दो आवाज़ आती हैं, एक तो आती है आलिंद संकुचन के फलस्वरूप जो होती है लब की आवाज़, और दूसरी होती है नीले संकुचन के फलस्वरूप जो आवाज़ होती है वो क्या कहलाती है, डब की आवाज़। जैसे ही नीले संकुचित होता है तो ये ब्लड जैसे ही इन धमनियों के अंदर आता है तो धमनियों की दीवारों पर बहुत अधिक मात्रा में एक दाब लगता है। उस दाब को कहते हैं सिस्टोलिक दाब। क्या कहते हैं बच्चों, सिस्टोलिक दाब। और ये दाब सर्वाधिक होता है, ये दाब क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अब क्या हुआ कि भाई आलिंद भी दोनों संकुचित होंगे, दोनों नीले भी संकुचित हो गए। अब ये क्या होते हैं, शिथिल अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि हृदय वापस क्या हो जाता है, फैल जाता है। जैसे ही फैलेगा तो इसकी धमनी की दीवार पर बहुत कम मात्रा में प्रेशर रहता है। उस प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक दाब। क्या कहते हैं, डायस्टोलिक दाब। और जैसे ही ये शिथिल अवस्था में आएगा तो यहाँ से ब्लड किधर आ जाएगा, दाएं आलिंद में अशुद्ध रुधिर, और शुद्ध रुधिर किस में आ जाएगा, बाएं आलिंद में। फिर वापस क्या होगा, बाएं आलिंदों का संकुचन होगा और नीले में आएगा, और नीले का संकुचन में या तो फेफड़ों में जाएगा और इधर वाला शरीर के अंदर चला जाएगा। तो बच्चों इन दोनों आलिंद के संकुचन और उसके बाद में दोनों नीले के संकुचन और उसका वापस शिथिलन, ये जो पूरा एक टाइम पीरियड काल होता है इसको कहते हैं एक धड़कन। क्या कहते हैं, एक धड़कन। और ऐसा 1 मिनट के अंदर 72 बार होता है। कितने बार होता है बच्चों, 72 बार।
शैशव काल के अंदर ये जो धड़कन है ये ज़्यादा होती है। छोटे बच्चों के अंदर इसका मान लगभग 130 के आसपास होता है, यानी कि 1 मिनट में ये 130 बार ये धड़कता है। ठीक है। इसके अलावा ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इसका धड़कन का मान थोड़ा सा अधिक होता है। तो बच्चों, हृदय की जो एक धड़कन होती है उसके फलस्वरूप जो आवाज़ आती है उसको क्या बोलते हैं? लब डब की आवाज़। क्या बोलते हैं? लब और डब। ठीक है ना। लब की आवाज़ थोड़ी लंबी चलती है, डब की आवाज़ थोड़ी सी क्या आती है? कम आती है। और ये जो लब डब की आवाज़ होती है वो 1 मिनट में कितनी बार आती है? लगभग 72 बार। कितनी बार आती हैं? 72 बार। अभी तक बच्चों हमने ये जान लिया है कि रक्त दाब के अंदर सिस्टोलिक दाब क्या होता है और डायस्टोलिक दाब क्या होता है। जब हृदय पंप करेगा तब सिस्टोलिक, जब अनुशीतलन अवस्था में आएगा तब क्या होगा? डायस्टोलिक दाब। अब बात ये आती है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब है या फिर रक्त दाब है, इसका मापन हम किस प्रकार से करें। तो मेडिकल साइंस के अंदर एक बहुत ही बढ़िया उपकरण काम में लिया जाता है इसके मापन के लिए, जिसको बोलते हैं स्पाइग्नोमेनोमीटर। ये जो उपकरण है आजकल डिजिटल आ गए हैं, जिसके द्वारा अपन बहुत अल्प समय में इसका जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ये जो है ये बहुत ही पुराना एपरटस है। देखो अपन इसको किस प्रकार से काम में लेते हैं ये अपन जानने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, अलग अलग एक तो रीडिंग लिखी हुई है। यहाँ पर एक पारे मरकरी जो पारा होता है, यहाँ पर इसका एक बल्ब है जिसके अंदर पारा भरा हुआ रहता है। जब जैसे ही इसके अंदर हवा भरी जाती है इस आर्म कप के अंदर, तो ये पारा क्या होता है? ऊपर चढ़ता है। ये लगभग 200-240 तक दिया हुआ है। यहाँ पर ये लगातार क्या होता है? ऊपर चढ़ता है। इधर ये रबड़ की ट्यूब है और इसका आगे वाला सिरा एक बॉल से जुड़ा, रबड़ बॉल से जुड़ा हुआ है। और ये जो आप कपड़े का पट्टा देख रहे हैं ये आर्म कप कहलाता है। अब क्या होता है कि ये जो और ये वाला जो पार्ट ये उपकरण आपको नज़र आ रहा है ये स्टेथोस्कोप कहलाता है, जो आपने नॉर्मली देखा होगा। अब देखो होता क्या है, ये जो आर्म कप वाला जो पार्ट है इसको क्या किया जाता है कि अपनी जो भुजा है इसका जो कोहनी से 2 इंच ऊपर क्या कर लिया जाता है? इसको बांध लिया जाता है। ये कुछ इस प्रकार से है। ये अपना शरीर है, ये हाथ है और ये अंगुलियां हैं और ये अपना क्या है? कोहनी का ऊपर वाला पार्ट। तो यहाँ पर इस पट्टे को क्या कर दिया जाता है? बांध दिया। आर्म कप को क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है ना। इसको न तो ज़्यादा ढीला बांधा जाता है और न ही ज़्यादा टाइट। नॉर्मली जैसा अपना आर्म है वैसा ही क्या कर लिया जाता है? इसको बांध लिया जाता है। अब इसके अंदर लगातार क्या की जाती है? हवा भरी जाती है। जैसे जैसे अपन हवा भरेंगे तो इसके ऊपर अपनी जो ये भुजा है हाथ के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर आता है। और प्रेशर आने के साथ साथ में जैसे जैसे प्रेशर आएगा त्यों त्यों क्या होगा कि यहाँ पर ये जो ये है ना मरकरी, ये क्या होने लगती है? ऊपर चढ़ने लगती है। जैसे ये ऊपर से क्या हो रही है? ऊपर चढ़ रही है। अब जैसे ही ये 240 या 200 के आसपास या लगभग 180, लगभग 200 आप मान के चलो, है ना। जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसको क्या किया जाता है? 200 तक इस मरकरी पाइप को क्या किया जाता है? चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के बाद में क्या होता है कि इसको जो बल्ब है ना, ये इस बल्ब को यहाँ से इस वॉल को थोड़ा सा क्या किया जाता है? लूज़ किया जाता है। तो ये भरी हुई हवा क्या होने लगती है? वापस बाहर आने लगती है। तो इसके ऊपर दाब क्या होने लगता है? वापस कम होने लगता है। और जब दाब कम होने लगता है तो मरकरी या जो पारा है ये वापस क्या आने लगता है? नीचे आने लगता है। एक बिंदु आने के बाद में ये क्या होने लगता है कि ये स्टेथोस्कोप जैसे ही क्या किया जाता है? स्टेथोस्कोप को यहाँ पर लगाया जाता है। ये जो आपकी भुजा है ना यहाँ पर, ये तो एक फ़ोटो के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये स्टेथोस्कोप इसने क्या किया है? यहाँ पर लगाया। स्टेथोस्कोप लगा करके ये डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? इसकी आवाज़ को क्या करता है? सुनता है ना। ये क्या करेगा? ये आवाज़ को क्या करेगा? सुनेगा, है ना। जब आवाज़ को सुनेगा तो यहाँ पर 120 के आसपास या 125-20 के आसपास आते ही क्या होते हैं? हृदय की धड़कन सुनाई देना क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। अब इसके पीछे साइंस क्या है, ये सिद्धांत क्या है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है कि ये जो हृदय से जो ब्लड आ रहा है धमनियों के माध्यम से, तो धमनियों के अंदर रक्त के द्वारा धमनियों की दीवारों पर डाला गया दाब और ये जो आर्म कप है इसके द्वारा भुजा पर डाला गया दाब, दोनों ही जब बराबर हो जाए, दोनों ही क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उस स्थिति का जो प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है?
सिस्टोलिक दाब। क्या कहलाता है? सिस्टोलिक दाब। और उससे अधिक अगर अपन दाब लगाएंगे, इस बल्ब को और अपन क्या करते रहेंगे, पुश करेंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर और ज़्यादा हवा भरेगी तो दाब और ज़्यादा बढ़ेगा। अब क्या हुआ है कि जितना ब्लड धमनी के ऊपर दाब डाल रहा है उससे ज़्यादा दाब तो कौन डाल रहा है? ये आर्म कप हमारी भुजा के ऊपर डाल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमने क्या किया कि दाब डालते गए और ये कहाँ तक पहुँच गया? लगभग 200 तक पहुँच गया। कहाँ तक पहुँच गया बच्चों? ये यहाँ तक 200 तक पहुँच गया, है ना। अब क्या हुआ, ये 200 तक पहुँच गया। अब क्या हुआ कि हमने जैसे जैसे इसको वापस वॉल्व को कम किया, खोला, तो यहाँ से ये हवा क्या होने लगी, वापस बाहर निकलने लगी, तो ये दाब क्या होने लगा, कम होने लगा वापस, है ना। तब क्या हुआ कि यहाँ पर जो दाब था वो अब वापस क्या होने लगा है, इस आर्म कप का भुजा के ऊपर कम होने लगा है। एक स्थिति वो आती है जब रक्त के द्वारा धमनियों के ऊपर डाला गया दाब और इस आर्म कप के द्वारा डाला गया दाब दोनों ही बराबर आ जाए, या उससे हल्का सा आर्म कप के द्वारा डाला गया दाब कम हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये ब्लड तेज़ी से क्या होने लगता है, सर्कुलेट होने लगता है, यानी कि ब्लड किधर आएगा, इधर आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब जब ब्लड का जैसे ही शुरू होता है तो वो लब डब की आवाज़ क्या होने लगती है, इस डॉक्टर को क्या होती है, कानों के अंदर सुनाई देती है। और वो क्या करता है, डॉक्टर उस चीज़ को क्या कर लेता है, नोट कर लेता है कि ये माना कि आ गया, कितना आ गया आपके 120। अब 120 ये mm के अंदर है, मिलीमीटर के अंदर है, तो इसको लिखते हैं mm। और चूंकि पारे के दाब के बराबर है तो अपन लिखते हैं मरकरी, पारा। तो सिस्टोलिक दाब आता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए आता है, वो कितना स्टेथोस्कोप कितना बताता है, 120 mm Hg के बराबर। अब क्या होता है कि अपन ये आवाज़ जैसे जैसे और लूज़ करेंगे त्यों त्यों क्या होगा कि ये पारा नीचे आता रहेगा। और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये लब डब की आवाज़ वापस सुनाई देना क्या हो जाती है, बंद आ जाती है। तब क्या होता है, आर्टियोल जो है ये पूर्णतया, जो धमनी है ये पूर्णतया खुल जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेट क्या होना है, पूर्णतया होना शुरू हो जाता है। तो उस स्थिति के अंदर जो सीराओं वाला जो प्रेशर है और इस धमनी वाला जो प्रेशर है ये लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और वो स्थिति जो होती है वो क्या कहलाती है, डायस्टोलिक दाब। और वो बिंदु आता है लगभग 90 के आसपास। कहाँ पर आता है बच्चों, 90 के आसपास, है ना। तो ये जो 90 वाला जो भाग है ये वाला, यहाँ पर आते ही आपको ये स्टेथोस्कोप के अंदर ये आवाज़ सुनाई देना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक दाब और इसका मान कितना आता है, 90 mm प्रति Hg के बराबर, है ना। ये पारे के दाब के बराबर होता है। तो बच्चों इस प्रकार आपने ये जान लिया होगा कि इस स्पाइग्नोमेनोमीटर और स्टेथोस्कोप यानी रक्तचाप यानी रक्त दाब को मापने के लिए जो काम में आने वाला उपकरण, तो कौन सा आप लिखोगे, स्पाइग्नोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप नहीं, है ना। ये तो क्या होता है कि धड़कन को सुनने के लिए क्या होता है, काम में आता है। तो इस स्टेथोस्कोप से किस प्रकार से अपन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ऐसा उपकरण अपन घर पे भी लेके आ सकते हैं जो लाइफ टाइम क्या हो सकता है, चल सकता है। लेकिन आजकल डिजिटल उपकरण आ गए हैं जिसके द्वारा जो डिजिटल रूप में ही अपन क्या कर लेते हैं, उसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब का क्या कर लेते हैं, अपन पता कर लेते हैं। अब बात आती है कि अगर ये जो रक्त दाब है ना, ये जो मान दिया है सिस्टोलिक का और डायस्टोलिक का, ये अगर नहीं आए तो ये क्या होता है, रक्त दाब में असामान्यता आती है। अब ये क्या होता है कि अगर रक्त दाब लगभग 120 दिया हुआ है तो 125-30 तो नॉर्मल वैसे आ सकता है। लेकिन 140 से भी ज़्यादा आ जाए, क्या आ जाए, 140 से भी ज़्यादा आ जाए और ये वाला 90 से अधिक आ जाए डायस्टोलिक दाब, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं उच्च रक्तदाब। क्या बोला जाता है, उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब, है ना। या इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन, या सामान्य भाषा में बोलते हैं बीपी हाई हो गई है। क्या हो गई है, बीपी हाई हो गई है। ये बच्चों कब आता है, जब या तो क्या होता है आप बहुत ज़्यादा चिकनाई युक्त भोजन करते हैं, या आप कोई टेंशन में हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में तनाव ले रहे हैं, या आप
क्या क्रोधित अवस्था में आ गए हैं, या आप दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग किया हुआ है, या फिर क्या होता है आपने जैसे ये फास्ट फूड है, जंक फूड है, या धूम्रपान है, या मदिरा है, इस प्रकार की चीज़ों का अगर सेवन करते हैं तो ये क्या होता है कि रक्त दाब होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार अपन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अपन रनिंग करके आते हैं, दौड़ के आते हैं, तो अपना हृदय बहुत तेज़ी से धड़कता है और ऐसी स्थिति में भी ब्लड प्रेशर क्या होने लगता है, बढ़ने का खतरा रहता है। दूसरा है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब दिया हुआ है, ये तो ये क्या हुआ, प्रॉपर जब हृदय अपना काम करेगा तब होगा। कई बार क्या होता है, हृदय प्रॉपर काम करता नहीं है, बहुत स्लोली करता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें इतना हृदय तेज़ी से धड़कन नहीं करता है। तब क्या होता है कि ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब होते हैं ये 120 से कम आ जाते हैं। और जब ये 120 से कम आ जाए, यानी कि सिस्टोलिक तो हो जाए कितना, लगभग 90 के आसपास, कितना हो जाए, 90 के आसपास, और डायस्टोलिक हो जाए लगभग 60 के आसपास। सिस्टोलिक तो कितना, 90, और डायस्टोलिक हो जाए 60 के आसपास, तो इसको कहते हैं निम्न रक्तचाप। क्या बोलते हैं बच्चों, निम्न रक्तचाप, ठीक है ना। और इस प्रकार का जो रक्तचाप होता है उससे क्या होता है कि अगर ब्लड बहुत कम मात्रा में अगर बहेगा तो आरबीसी कम मात्रा में बहेगी, और आरबीसी का प्रवाह कम होगा तो ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होगा, और ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होगा तो सीधी सी बात है, एक तो क्या आएंगे, चक्कर ज़्यादा आ जाएंगे, अपने शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी आएगी, थकान बहुत ज़्यादा रहेगी, है ना। मस्तिष्क प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा, सर दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा। यानी ऑक्सीजन के कमी के फलस्वरूप जो जो समस्या अपन को होती है वो अपन को देखने को मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके निम्न रक्तचाप, जिसको अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, बीपी लो हो गई। क्या हो गई, बीपी लो, या फिर क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। और उच्च रक्तचाप कब होगा, जब ये जो मान है वो कितना हो जाए, 140 से भी ज़्यादा, और ये 90 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, 90 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उच्च रक्तचाप। अब इसको लिखते कैसे हैं, सामान्य रूप से रक्तचाप को इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे 120/90, है ना। तो इसको आप लिखते हैं तो आप इसको समझ जाना कि ये जो ऊपर वाला है वो हमेशा कौन सा है, ज़्यादा संख्या है वो कौन सी है, सिस्टोलिक दाब है, और कम वाला है वो कौन सा है, डायस्टोलिक दाब। तो अब कभी भी आपके रिपोर्ट अगर आती है आपके पास में ब्लड प्रेशर की, तो ये जो मान दिए हुए होते हैं, जिसमें जो अधिक मान होगा वो हमेशा कौन सा होगा, सिस्टोलिक, और कम मान होगा वो कौन सा होगा, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक तो ये सिद्ध करेगा कि आपका हृदय जो पंप कर रहा है वो कितना कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा कर रहा है तो ये मान क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और कम कर रहा है तो मान भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो रक्तचाप का मापन है वो स्टीफन हेल्स ने किया था, जिसने घोड़ों के अंदर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का मापन किया था। और कब किया था, 1733 के अंदर, 1733 में स्टीफन हेल्स ने किया था, किसमें, घोड़ों में। और कॉपलन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्तचाप को परिभाषित किया था, और स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले इसका क्या किया था, मापन किया था। अगर बच्चों ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से डॉक्टर कहते हैं कि भाई पोटेशियम युक्त भोजन का अधिक उपयोग में लेना चाहिए। इसके अलावा रेशे युक्त भोजन है, दूध है, और ताज़े फल हैं उनको काम में लेना चाहिए। और ये जो वसा युक्त जितने भी पदार्थ हैं, तेलीय पदार्थ हैं, घी हैं, जंक फूड हैं, इनसे हमें क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। इसके साथ में व्यायाम जो है वो, योगा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें भागीदारी निभाता है, जिसके द्वारा आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या किया जाता है, वापस नॉर्मल अवस्था में लाया जा सकता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपने ये जाना कि वास्तव में रक्तचाप होता क्या है, इसका मापन किस प्रकार से किया जाता है, और मुझे आशा है कि ये आपको आज ज़रूर समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।